प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने की कवायद में जुटे हैं और राहुल गांधी अपनी पार्टी का 10 साल का वनवास खत्म कराने के लिए कसरत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 2 चरण में भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली। इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत भी समझ लीजिए। राहुल गांधी की पार्टी 2019 में 52 सांसद उसके चुनकर आए थे। बाद में यह संख्या 53 तक भी पहुंची, लेकिन आज की तारीख में यह आंकड़ा इससे कम हो गया है क्योंकि कुछ सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। राज्यसभा में कांग्रेस के सिर्फ 29 सांसद रह गए हैं। किसी दौर में पूरे देश की सरकारें चलाने वाली कांग्रेस आज महज 3 राज्यों तक सीमित है, जबकि 2 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार में शामिल है। हालांकि 24 की चुनावी लड़ाई में राहुल गांधी को कई सियासी झटके लगे हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। प्रत्याशियों के नाम भी सामने ला दिए हैं। वहां गठबंधन धर्म का सम्मान नहीं किया गया। उससे पहले नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर चले गए। कुल मिलाकर राहुल गांधी को इस लड़ाई में मजबूती से सहयोगियों का साथ नहीं मिला है। कांग्रेस की राजनीतिक ताकत बीजेपी के मुकाबले आज काफी कम है, लेकिन राहुल अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। यह बात अलग है कि उनकी मेहनत का फायदा कांग्रेस को कहीं नहीं दिखा है और जिस रूट से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी, वहां पर कांग्रेस का साथ छोड़कर उनकी पार्टी के नेता जाने लगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज मुंबई में है। शाम को उन्होंने भिवंडी में लोगों से बात की और यात्रा भी निकाली। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। कि जो नफरत देश में फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमने पिछले वाले यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। राहुल की न्याय यात्रा का कल एक बड़ी रैली के जरिए इसका समापन भी हो जाएगा। इस लंबी यात्रा में राहुल ने अलग अलग मुद्दों पर बात की, अलग अलग राज्यों में गए। अब सवाल यह है कि क्या इसका चुनाव में कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को कोई फायदा मिलेगा। राहुल ने 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। कांग्रेस का दावा है कि इस दौरान उन्होंने लगभग 6,600 किलोमीटर तक का सफर तय किया। यह यात्रा देश के 15 राज्यों से होकर गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी ने 15 बड़ी जनसभाएं की और 70 अलग अलग जगहों पर उन्होंने लोगों से संवाद भी किया। कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि इस यात्रा की वजह से कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि जिस वक्त चुनाव पर जरूरी फैसले लेने थे, गठबंधन पर फैसले लेने थे, सीटों को तय करना था और साथ ही जो रूठे थे उनको मनाना था, तब राहुल गांधी हेडक्वार्टर में नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से कांग्रेस को उम्मीदवारों की लिस्ट रिलीज करने में देरी हुई। हालांकि राहुल ने इस यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। अब पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां भी हम देखें वही 2-3 नाम दिखाई देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। गठबंधन के बावजूद कांग्रेस की उलझनें कम नहीं हो रही हैं। राहुल की न्याय यात्रा की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस के भीतर से ही कई आवाजें उठती रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या चुनावी रणनीति में कांग्रेस ने कोई चूक कर दी। यह समझने के लिए आप इन आंकड़ों को जरूर देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की 2-2 लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 39 प्रत्याशियों की घोषणा की है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों का ऐलान किया और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 43 नाम थे। कुल मिलाकर बीजेपी अब तक 267 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 82 है। इस पूरी लड़ाई के बीच कांग्रेस अब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 चरण में चुनाव कराए जाने पर हैरानी जताई है।
हालांकि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश में लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में कराए गए थे। अगर उससे तुलना करें तो 2024 में 2 चरण कम है। All development work will be stopped, and stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress, because election code of conduct, people will not move, material will not be supplied, budget will not be spent. Right. So this is a very according to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. चुनाव की घोषणा होते ही सवालों की बौछार भी होने लगी है। 2014 और 2019 का चुनाव गंवाने के बाद इस बार कांग्रेस कुछ नए मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इस बार न्याय की 5 गारंटी लॉन्च की है, जिसमें किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय यानी जिसकी जितनी जनसंख्या उसे उतनी ही हिस्सेदारी की बात कांग्रेस कर रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा न्याय की गारंटी भी कांग्रेस देने का दावा कर रही है। साथ ही नारी न्याय और श्रमिक न्याय की गारंटी का भी कांग्रेस ने ऐलान किया है। न्याय की गारंटी के साथ ही कांग्रेस जातीय जनगणना को भी बड़ा मुद्दा बना रही है, जिसे राहुल गांधी बार-बार उठाते आ रहे हैं। इसको पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है, और फिर उससे पता लग जाएगा कि उनका हक कितना बनता है। इन वादों और दावों से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, ये जनता को ही तय करना है। अब आपको कांग्रेस के गिरते ग्राफ के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। जून 2014 में कांग्रेस अपने दम पर 13 राज्यों में यानी हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और पुडुचेरी की सरकार चला रही थी, जबकि झारखंड में वो गठबंधन की सरकार का हिस्सा थी। आज जब चुनावों का ऐलान हुआ है तब कांग्रेस की सियासी जमीन काफी कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस अब सिर्फ 3 राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में ही अपने दम पर सरकार में है, जबकि झारखंड और तमिलनाडु में वो सहयोगी की भूमिका निभा रही है। देश में भी कांग्रेस नेतृत्व करने के बदले सहयोगी की भूमिका में आ गई है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी कांग्रेस को वो राजनीतिक सम्मान नहीं देते जिसकी उम्मीद कांग्रेस को उनसे हमेशा रहती है। Zee News।